मैं डॉक्टर अनिल जेफ गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अलवर से आपसे बात कर रहा हूँ। और जो इंटरप्रिटेशन में हम देख रहे थे पिछले से कि इंटरप्रिटेशन में जो इंटरनल एड्स के बारे में जो बात कर रहे थे, उसमें आज हम बात करेंगे प्रोविजो के बारे में। प्रोविजो या परंतुक से क्या सहायता ली जा सकती है या नहीं ली जा सकती। तो धारा में प्रोविजो के जोड़े जाने का स्वाभाविक उपधारणा यही है कि प्रोविजो जोड़ा न जाए और न गया होता है तो धारा के अधिनियम के भाग परंतु की विषय वस्तु को स्वयं के अंदर ही सम्मिलित कर लेता है। मतलब वो प्रोविजो नहीं जाए तो फिर उसमें ही सम्मिलित मान लिया जाता था। परंतु के निर्वचन का साधारण नियम यही है कि परंतु को पूर्णतः उसके शाब्दिक अर्थ में नहीं लिया जाकर केवल उस धारा के क्षेत्र तक ही उस जिसे वह सापेक्ष करता है आवश्यक रूप से सीमित माना जाना चाहिए। प्रोविजो का अर्थान्वयन अधिनियम के क्षेत्र से विस्तारित करते हुए समय नहीं किया जा सकता है कि उसका इस प्रकार से प्रभाव न हो देते हुए स्पष्ट और ठीक प्रकार से अर्थान्वयन किया जा सकता हो। इसमें हम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो अभिनिर्धारित केसेज हैं उनके बारे में बात करें तो एक मामला था जिसमें हाईकोर्ट कमिश्नर भोपाल वर्सेज मैसेज शैली प्रोडक्ट में उच्चतम न्यायालय ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 240 के निर्वचन करते हुए यह स्पष्ट किया और कहा कि जहां कोई परंतु के दो भागों में हो तो ऐसा भी हो सकता है कि उसका एक भाग घोषणात्मक हो और दूसरा ऐसा न हो। अतः केवल इस कारण के परंतु का एक भाग घोषणात्मक अधिनियम अभिनिर्धारित किया गया है, आवश्यक रूप से दूसरा भी ऐसा ही होगा कहना उचित नहीं है। अधिनियम की धारा 240 का परंतु के जो बी है में चूँकि घोषणात्मक है, अतः यह अभी निर्धारित किया गया कि उसका प्रवर्तन भूतलक्षी होगा। एक अन्य मामला था जिसमें नगर पालिका निगम बनाम कृषि उपज मंडी जो कि सुप्रीम कोर्ट का 2009 का मामला है, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने ये डिसाइड किया कि सामान्य नियम के अनुसार कि किसी अधिनियम में परंतु की अधिनियमिति में जो उसका अपवाद सर्जित करने के लिए किया गया है, सामान्यतः परंतु का निर्वचन सामान्य नियम के स्पष्ट करने के लिए नहीं किया जाता है। सामान्यतः परंतु जिस उपबंध का परंतु है उससे परे नहीं जाता है, यह केवल उस उपबंध का जिसका कि वह परंतु के अपवाद सर्जित करता है। अब अगला जो इंटरनल एड्स का के बारे में जो पॉइंट देखते हैं या कि किसी की उदाहरण से या इलिस्ट्रेशन से भी क्या सहयोग लिया जा सकता है, तो इसमें ये प्रावधान है कि जब विधायक का आशय ज्ञान कराता है और अतः ये कानून बनाने वालों के आशय का अच्छा संकेत है, क्योंकि उदाहरण की उन्हीं के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, परंतु किसी स्पष्ट अधिनियम को उसमें उल्लेखित दृष्टांतों के आधार पर विस्तृत और सीमित अर्थ नहीं दिया जा सकता। ऐसा है एक जो मामला था, इसी में शंभुनाथ वर्सेज अजमेर राज्य की बात जो कि पुराना मामला है, और उसमें ये अभिनिर्धारित किया गया था। उस न्यायालय ने स्पष्ट किया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106, धारा 101 का अपवाद है और धारा 101 अपने उदाहरण के लिए संग मिलाकर यदि आपराधिक विधि शास्त्र का मूल नियम के लिए मामले में साबित करना अधिनियम का उत्तरदायित्व है पर बल देता है। अतः धारा 106 का उदाहरण है जो भी भारतीय रेल अधिनियम 1890 की धारा 112 व धारा 113 पर लागू होता है। न्यायालय ने बल देकर कहा कि उदाहरण जिस धारा का स्पष्ट करता है उसका संपूर्ण मात्रा का
को समाप्त नहीं करता है, न ही क्षेत्र में विस्तृत और सीमित करता है। तो ये बातें जो हम देख रहे थे, उन्हीं बातों में आगे हम जो है एक्सेप्शनल एंड सेविंग क्लोज, मतलब अपवाद और व्यावर्तियों से भी क्या सहयोग लिया जा सकता है। तो इसमें क्या है कि साधारणतः किसी अधिनियम के अपवाद के विषय को अधिनियमिति के क्षेत्र में परे रखने के लिए यह निर्दिष्ट किया जाता है, और यदि ऐसा न किया जाता तो अधिनियम के क्षेत्र में ही होता है। उदाहरण के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा जो 300 है, जो हत्या की परिभाषा देती है, में 5 अपवाद दिए गए हैं और उन्हें सभी की भाषा आपराधिक मानववध हत्या नहीं है। यदि विशेष प्रारंभ होती है तो अपवाद पर इस बात का पुष्टि करता है कि ये विषय अपवाद के रूप में अलग नहीं किए जा गए हैं और प्रमुख उपबंध भी सम्मिलित है। प्रमुख उपबंध व अपवाद के आपस में असंगति या फिर विरोध के समय प्रमुख उपबंधों को भी महत्वपूर्ण मानना चाहिए। तो ये एक जो इसी में जो अपवाद से सहयोग वाली जो बात है, उसमें मामला था निदेशक माध्यमिक शिक्षा वर्सेस पुष्पेंद्र कुमार में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्धारित किया कि अपवाद की प्रकृति के उपबंध को निर्वचन इस प्रकार नहीं किया जा सकता कि उसमें मुख्य अधिकार अधिनियम की भी सम्मिलित हो और इस प्रकार मुख्य अधिनियम के द्वारा प्रधान अधिकार समाप्त हो जाए। और अगला जो है हम देखते हैं कि स्पष्टीकरण या एक्सप्लेनेशन से क्या सहयोग लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता है। तो इसके लिए ये है कि संदिग्धता को दूर करने के आशय से स्पष्टीकरण निविष्ट किए जाते हैं। स्पष्टीकरण है वह उपबंधों के अर्थ को विस्तारित नहीं करता, वर्णन केवल उनके सच्चे वास्तविक अर्थ को समझने में सहयोग करता है। जैसे कि सीपीसी की बात करें हम 1908 की जो सेक्शन 20 के साथ है, ऐसे यह भी देखा जाना आवश्यक है कि उसमें किस खंड से स्पष्टीकरण संबंधित है। और दूसरे रूप में हम देखें आईपीसी है कि धारा 405 है, जो कि आपराधिक न्यास भंग की परिभाषा दी गई है, और उसके साथ जो 2 स्पष्टीकरण जोड़े गए हैं जो कि 1973 और 1975 में जोड़े गए हैं। तो ऐसा भी हो सकता है। एक मामला था जिसमें भेटा सहकारी से विकास गन्ना विपणन संघ वर्सेज बिहार राज्य, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि प्रमुख उपबंध व उसके स्पष्टीकरण में यदि कोई आपस में कोई कंट्रोवर्सी हो तो न्यायालय को साधारणतः यही करना चाहिए कि वह दोनों में सामंजस्य लाने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट द्वारा अभी निर्धारित किया गया है। और अब हम इसकी बात करते हैं जो शेड्यूल की बात या अनुसूची। तो किसी अधिनियम में संलग्न अनुसूची सामान्य तो उस अधिनियम के अंतर्गत मांग और अधिकार का किस प्रकार निपटारा किया जाए अथवा अधिनियम के द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग किस प्रकार किया जाए, यह बतलाती है। और कभी कभी तो अनुसूची में तालिका के रूप में बना दी जाती है और कभी कभी वैसे भी रख दी जाती है। भारतीय संविधान में भी है ये व्यवस्थाएं। और एक मामला था जिसमें मेजर्स एफ.आली फार्मास्यूटिक्स लिमिटेड वर्सेस महाराष्ट्र राज्य, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह अभी निर्धारित किया कि किसी अधिनियम की अनुसूची और मुख्य धारा में विरोध होने पर मुख्य धारा ही प्रबल रहती है और अनुसूची को अमान्य घोषित किया जाता है। न्यायालय ने यह भी कहा कि आयुर्वेदिक औषधि जो अश्वगंधा स्टिक, जिसमें
आत्म उत्पन्न मद मतलब अल्कोहल रहता है, परंतु जिससे सामान्य जो मदिरा या मादक पेय के रूप में नहीं पिया जाता है, उत्पाद शुल्क से मुक्त होगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है। एक मतलब हम आगे बात करें तो पंक्चुएशन या विराम की बात करें तो इसमें ये अभिनिर्धारित कहा गया है कि प्राचीन काल में कानून बिना विराम विधानों के भी पारित किए जाते थे और इसलिए स्वाभाविक ही था और न्यायालय इस ओर ध्यान नहीं देते थे। परंतु आजकल क्या है कि विराम आदि भी विधानों का प्रयोग होता है। जब भी कोई विषय न्यायालय के समक्ष निर्वचन के लिए आता है तो न्यायालय उसे उपबंध को पहले उसी प्रकार से देखता है जिस प्रकार से विराम और विधानों सहित वह अस्तित्व में है। तो अब मतलब विराम को भी पूरा महत्व दिया जाता है। और इसमें एक जो मामला था जिसमें AK गोपालन का वर्सेस मद्रास राज्य में जो संविधान के अनुच्छेद 22-7 में अल्प विराम का महत्व को समझाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति कानिया साहब ने स्पष्ट किया था कि उपखंड के प्रथम भाग शब्द में किन व किस का 2 बार प्रयोग एवं प्रत्येक बार के बाद में अल्प विराम यह दर्शाता है कि संविधान निर्माता इनका प्रयोग संयुक्त रूप से न कर विभाजन के रूप में करना चाहते हैं। ऐसा सुप्रीम कोर्ट द्वारा अभिनिर्धारित किया गया था। तो ये आज हमने इसमें जो कि निर्वाचन के इंटरनल या कहीं आंतरिक सहयोगियों के बारे में पढ़ा है। ये जो बातें हैं या ये कहें कि ये सब इंटरनल एड्स की पार्ट्स कहे गए हैं।